नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सोमनाथ पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां तेज, 108 घोड़ों के साथ भव्य रोड शो की संभावना। 130वें संशोधन बिल पर जीपीसी की तीसरी बैठक, हितधारकों और पूर्व न्यायाधीशों से होगी चर्चा। तेजस्वी यादव की वापसी पर बीजेपी का तंज, संगठन बदलाव पर सतीश यादव का तीखा हमला। दिल्ली देर रात मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाया गया, हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी की कार्रवाई। संजय राउत का बीजेपी पर तीखा हमला, कहा दो मुंह वाली केचुआ पार्टी, अजीत पवार और राज्य सरकार पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर सोमनाथ में तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम मोदी 10 और 11 तारीख को सोमनाथ पहुंचेंगे, जिसको लेकर उनके स्वागत स्थल, सड़कों और सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री सोमनाथ महादेव के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद 108 घोड़ों के साथ लगभग 2 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो भी किए जाने की संभावना, ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी लोगों का अभिवादन करेंगे। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर सोमनाथ के लोगों में एक खास उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इस क्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जगदीश भाई पंचाल, मंत्री अर्जुन मोढ़ावड़िया, प्रद्युम्न भाई वाजा और जीतू भाई वघानी समेत कई वरिष्ठ नेता सोमनाथ महादेव मंदिर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। पीएम के दर्शन के बाद उनके अंतिम कार्यक्रम की औपचारिक जानकारी जारी की जाएगी। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा, आज 130वें संशोधन बिल और संबंधित बिलों को लेकर तीसरी बैठक है। जेपीसी में 31 सदस्य हैं। हम बिलों के प्रावधानों पर चर्चा कर रहे हैं। पहली बैठक में हमने आपस में बिल पर चर्चा की और दूसरी बैठक में हमने कानून और न्याय मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया। अधिकारियों ने बिल के अलग अलग पहलुओं को पेश किया है। आज तीसरा दिन है और तीसरी बैठक है और आज से हम विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हम अलग अलग हितधारकों और पूर्व न्यायाधीशों के साथ चर्चा करेंगे और बहुत विस्तार से चर्चा होगी, जिसके बाद हम अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे लोकसभा में पेश करेंगे। दिन है, तीसरी बैठक है और मैं आपको बता दूं कि आज से हम कंसल्टेशन प्रोसेस की शुरुआत कर रहे हैं। विभिन्न हिताधिकारियों के साथ, विभिन्न पूर्व न्यायाधीशों के साथ, उसके अलावा विभिन्न पुलिस एजेंसियों के अधिकारियों के साथ हम चर्चा करेंगे। बहुत मैं कहूँ एजुकेटेड, लर्नेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, उन्हें भी बुलाया जा रहा है। आज हम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के साथ चर्चा करेंगे। आज हमने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर कुलाधिपति को बुलाया है और इसके अलावा नालसर हैदराबाद के कुलाधिपति वाइस चांसलर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही व्यापक स्तर पर बिलों को लेकर, बिलों के प्रावधान को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद, चर्चा के बाद, सबके मतों को सम्मान देने के बाद हम अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे। अभी आपने सुना अपराजिता सारंगी का बयान। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पटना से। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को करारी हार मिलने के बाद तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर चले गए, मगर अब तेजस्वी यादव विदेश से लौट गए हैं। उनके लौटते ही चर्चा इस बात की तेज हो गई है कि वह अपने पार्टी और संगठन में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सतीश यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वह विदेश चले गए थे। अब वह लौटे हैं तो संगठन में बदलाव करे या फिर कोई काम करे, उससे हम लोगों को क्या मतलब है। तेजस्वी यादव एनडीए से लड़ने चले हैं तो पहले अपनी पार्टी को और अपने सहयोगियों को मजबूत कर लें। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कहा कि मंगनी लाल मंडल जी को तो सिर्फ अति पिछड़ा की वोट लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, यह सब लोग जानते हैं, लेकिन अति पिछड़ा भी समझ गया था कि राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ धोखा करने वाली है, इसलिए सचेत होकर एनडीए को जिताया है। मामला है वो विदेश जाए, जहां जाए, जनता से उनको तो मतलब है नहीं।
बिहार को विकसित बिहार बनाने से मतलब है नहीं, बिहार को शिक्षित बिहार बनाने से मतलब है नहीं, बिहार के बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिले इसकी तो चिंता उनको है नहीं। केवल वोट लेना है, अब विदेश चले जाना है। अब आए हैं तो अपनी पार्टी को क्या संगठन में फेर बदलाव करेंगे, उनके हाथ का चीज़ है, उनका पार्टी है, वो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, हाईजैक किए हुए हैं पार्टी को। पार्टी के प्रति आम लोगों का विश्वास उठ गया है और एनडीए से वो टकराने चले हैं तो पहले अपने पार्टी को दुरुस्त करें और एक विपक्ष की भूमिका में, स्वस्थ विपक्ष की भूमिका में पहले आए ताकि बिहार आगे बढ़े। बुलेटिन में अगली खबर दिल्ली से। देर रात दिल्ली में अतिक्रमण खिलाफ की बड़ी कार्रवाई की गई। दिल्ली पुलिस और एमसीडी की संयुक्त टीम ने मस्जिद के आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल ने कहा कि यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के तहत की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी आगे भी इसी तरह से सख्ती से कार्रवाई करती रहेगी और किसी को भी अवैध कब्जे की अनुमति नहीं दी जाएगी। मेरे साथ बात करने के लिए मेयर राजा इकबाल जी हैं। सर, कल रात में जिस तरह की घटना हुई, एक बड़ा आदेश था कोर्ट का आदेश, उसके बाद कार्रवाई की गई, कैसे देखते हैं? देखो, ऐसा है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ड्यूटी बाउंड एजेंसी है। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको सख्ती से उसका पालन किया जाएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि रामलीला ग्राउंड को जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जाए। हमने कंसर्न एजेंसी को कहा कि आप पेपर लेके आइए। हाई कोर्ट ने उनसे पेपर मंगवाए, वो अपने प्ली में कुछ बोल नहीं पाए तो उन्होंने कहा कि आप इसको खाली कीजिए। और जो आदेश था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जैसे आदेश था उसकी पालना की। क्योंकि सर कल रात पत्थरबाजी भी हुई, माहौल बिगड़ते हुए दिखाई भी दिए। क्या सीडी ने जो वहाँ के जो आसपास के जो लोग थे, जो धार्मिक जो लोग थे, उनसे बात की और नोटिस कितने दिए गए थे? देखो, ऐसा है कि वहाँ के लोगों का भी मानना है कि जो माननीय जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है जनहित का है, मगर कई बार क्या होता है कि जो धर्म के ठेकेदार है वो उसका एंगल बदल देते हैं, देखने का एंगल बदल देते हैं। और हमने तो केवल अवैध निर्माण को हटाया, किसी भी धार्मिक स्थल को हमने टच नहीं किया और ना आगे करेंगे। हमारा कोई ऐसे मनसा नहीं है, हमने तो मात्र जो कोर्ट का ऑर्डर था उसको किया। मगर मैं उन लोगों को भी चेतावनी देता हूं जो लोग झूठी अफवाहें फैलाते हैं या लोगों को उकसाते हैं। फिर देखिए, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। जब आपके पास पेपर नहीं है, आप कोर्ट में क्यों नहीं पेपर लाए? इसमें मुझे लगता है कि जो वहाँ के जो कमेटियों के लोग हैं, धार्मिक कमेटी के लोग हैं, वो इस चीज़ के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनको सच बोलना चाहिए। सर, जो अतिक्रमण हटाया गया है, क्या वो रामलीला ग्राउंड का एक पार्ट है और इसमें अब आगे क्या प्रोसेस होगा? देखो, ऐसा है कि जो रामलीला ग्राउंड का जो पार्ट है वो एज इट इज रहेगा और जो जितने भी अवैध है वो सब चीजें हटेंगी, इंक्रोचमेंट सारी हटेगी। आखिरी मेरा एक क्वेश्चन रहेगा सर, क्या आगे भी बहुत ज्यादा अतिक्रमण दिल्ली में हो रहे हैं, क्या वहाँ पर भी एमसीडी की कार्रवाई होगी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है अवैध निर्माण हटाना, पहले भी हटाते रहे और आगे भी हटाते रहेंगे। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के। तो मेरे साथ बात कर रहे थे दिल्ली से मेयर राजा इकबाल जी, जिन्होंने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी लगातार जो है वो कार्रवाई करती रहेगी। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। अभी आपने सुना मेयर राजा इकबाल का बयान और अब अगली खबर पटना से। जेएनयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो नारे लगे कि मोदी तेरी कब्र खोदी जाएगी, जिसको लेकर जदयू के पूर्व मंत्री व विधायक श्याम रंजक ने कहा कि जेएनयू अब वह जेएनयू नहीं रह गया जो पुराने जमाने में हुआ करता था। जेएनयू से हम लोगों का पुराना नाता रहा है कि जेएनयू में अब वह राजनीति नहीं होती। जेएनयू में अब यह राजनीति होने लगी है कि कैसे हिंदुस्तान को कब्र में भेजा जाए। जो नारे लगे हैं उस नारे को लेकर हम निंदा करते हैं, लेकिन हम कांग्रेस वाले को संदेश देते हैं कि आपने जिस प्रकार देश में राज किया और संस्थाओं को बर्बाद किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए अब बर्बाद नहीं होगा। हम लोग भी बहुत संबंध रहा है, अब वो जेएनयू नहीं रहा। जेएनयू में विचारधारा की और सांस्कृतिक की और इस राज्य के, इस देश के उत्थान की बात होती थी। आज लोग सिर्फ अपनी राजनीति करने का काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान की राजनीति न कर करके किस तरह इस देश को कब्र में भेजा जाए, इस देश को कैसे खत्म कर दिया जाए, ये लोगों का सोच हो गया है। लेकिन बांग्लादेश में तो संपादक, एक न्यूज के संपादक को जो है दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी, क्या कहेंगे? हिंदुस्तान है क्या? हिंदुस्तान में ये सब चीजें नहीं होती है, न होता है। मैं जब कांग्रेस के समय प्रेस बिल आया था, उसमें मैंने आमरण अनशन किया था, जेलों में गया था, कई मार खाने का काम किया था। लेकिन नीतीश कुमार के समय से पत्रकारों के साथ
या आम लोगों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार अपमान नहीं होता है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में प्रेस की आज़ादी है, उस पर किसी तरह का कुठाराघात नहीं होता है। तेजस्वी यादव लगातार फरार चल रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत के बयान से एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। संजय राउत ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा, दो मुंह वाली केचुआ पार्टी, और आरोप लगाया कि बीजेपी की न तो कोई स्थायी नीति है और न ही भरोसेमंद राजनीति। राउत ने कहा कि बीजेपी अलग अलग जगहों पर अलग अलग दलों से समझौते कर रही है, कहीं खुली युति तो कहीं पर्दे के पीछे समर्थन दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मीरा भाईंदर में AIMIM को बीजेपी ने पीछे से समर्थन दिया, अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ समझौता, और दूसरी तरफ कांग्रेस मुक्त भारत के नारे देने वाली बीजेपी को राउत ने जमकर आड़े हाथों लिया है। संजय राउत ने अजित पवार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी की विचारधारा की आलोचना करने के बावजूद अजित पवार सरकार में बने हुए हैं, जो बीजेपी की कथित नैतिकता पर सवाल खड़े करते हैं। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था, राजनीतिक हत्याओं, भ्रष्टाचार, मुंबई में सभाओं की अनुमति जैसे मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। असं आहे की शेवटी तुम्ही ब्लॅकमेलचं राजकारण चालूच ठेवलंय सगळ्यांच्या बाबतीत। अजित पवारांना ब्लॅकमेल करून तुम्ही काँग्रेस राष्ट्रवादीतून फोडलं, एकनाथ शिंदे आणि 40 लोकांना ब्लॅकमेल करून तुम्ही फोडलं, अशोक चव्हाणला ब्लॅकमेल करून फोडलं। तुम्ही सगळ्यांना ब्लॅकमेल करताय, तुमचा धंदा ब्लॅकमेलिंगचा आहे। तुम्ही द ग्रेट गॅम्बलर आणि ग्रेट ब्लॅकमेलर आहात, आणि तेच दिसतंय ना। ही फाईल उघडी आहे, ती फाईल उघडी आहे, ती फाईल उघडी आहे। बावनकुळे काय न्यायाधीश झाले का तपास अधिकारी झाले? अरे तुमचा वैचारिक मतभेद आहेत एकत्र। शरद पवारांबरोबर त्यांनी म्हणजे आमच्या बरोबर युती केली आहे, महायुती बरोबर, महाआघाडी बरोबर, महायुतीनं, हे असं आम्ही म्हणतो। काय करताय तुम्ही? तुमची हिंमत आहे का? बावनकुळे काय बडबडतायत, फडणवीस काय बोलतायत, सावरकर सावरकर, मग बसवा त्यांना समोर आणि त्या सावरकरांचे धडे। एकनाथ शिंदे असतील किंवा अजित पवार असतील, यांचा संबंध फक्त सत्ता, पैशाशी आणि गुंडगिरीशी। यांना ना सावरकरांचा विचार, ना राम मनोहर लोहिया यांचा विचार, ना अटलजींचा विचार। जोपर्यंत सत्ता तुमच्याकडे आहे तोपर्यंत तुमच्या बरोबर राहतील। उद्या आमची सत्ता आले तर आमच्या दारातून उभे राहतील सगळे लोक। हे दुर्दैव आहे की मनसेच्या कार्यकर्त्याची हत्या झाली, तिथे हिदायत यांची हत्या झाली, आणि तरी कायदा सुव्यवस्था सुरळीत आहे असं फडणवीस म्हणतात। हे ढोंग आहे। मुंबईमध्ये शिवसेना कार्यकर्त्यांवर उत्तर भारतीयांनी हल्ला केला, ठिकठिकाणी हे प्रकार सुरू आहेत। आणि मी म्हटलं नाही मगाशी की महाराष्ट्राची कायदा सुव्यवस्था वाऱ्यावर सोडून राज्याचे गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री प्रचाराला फिरत आहेत। नाही, भारतीय जनता पार्टी ये डबल स्टैंडर्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने मीरा भाईंदर में MIM के साथ अलायंस किया, और भारतीय जनता पार्टी ने अमरनाथ में कांग्रेस के साथ अलायंस किया। अमरनाथ में मोदी जी का नारा क्या है? कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा, और महाराष्ट्र में बीजेपी वाले कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे। तो मैंने कहा ना, ये दो मुंह वाले डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, उनके ऊपर विश्वास मत रखो। अब उनके पार्टी में अजित पवार है। अजित पवार वीर सावरकर के विचारों को नहीं मानते, खुलेआम बोले, फिर भी उनके सरकार में है। लेकिन सावरकर के बारे में ज्ञान किसको देंगे? तो शिवसेना को देंगे और किसी और को देंगे। लेकिन वीर सावरकर को नहीं मानने वाले अजित पवार आपके साथ सरकार में बैठे हैं, निकाल दो उनको सरकार से। अगर सावरकर के ऊपर इतना ही प्यार आपका है, हाँ, तो उनको सरकार से निकाल दीजिए। मुझे प्रश्न आता है कि खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली में देर रात फैज इलाही मस्जिद के आसपास हो रहे अतिक्रमण को लेकर एनसीडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में तकरीबन 32 बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण को हटाया गया। इसके बाद देर रात कुछ देर के लिए यहाँ की व्यवस्था खराब हो गई। एमसीडी कर्मचारी और दिल्ली पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षा बलों द्वारा पूरे मामले को कंट्रोल में किया गया और मलबा हटाने का भी काम जारी किया गया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक कुशवाहा ने। रात दिल्ली के अंदर एमसीडी की एक बड़ी कार्रवाई होती है, जहां दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास फैज़े इलाही मस्जिद पर जो है एमसीडी की तरफ से 32 बुलडोजर आते हैं और मस्जिद के आसपास जो हो रहे अतिक्रमण
को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की जाती है। मैं उसी जगह मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि बीती रात एमसीडी की तरफ से 32 बुलडोजर जो है वो लाए गए थे। उसके बगल में आप देख रहे हैं कि वो फैज़-ए इलाही मस्जिद है। काफ़ी पुरानी मस्जिद है, लेकिन उसके आसपास के जो एरिया है वहाँ पर लगातार अतिक्रमण हो रहा था, जिसको लेकर एमसीडी लगातार जो है वो नोटिस दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस अतिक्रमण को नहीं हटाया जाता। बताया जाता कि इससे पहले यहाँ पे बारात घर और तमाम जो दुकानें थी वो यहाँ पे मौजूद थी। लगातार एमसीडी इन लोगों को नोटिस दे रही थी कि आखिरकार आप अतिक्रमण की जगह को खाली कर दें ताकि दूसरी जो व्यवस्था है वो बन सके, लेकिन उसके बावजूद भी उस नोटिस को लगातार जो है वो संज्ञान में नहीं लिया जा रहा था। लेकिन एमसीडी की तरफ से बीती रात एक बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें 32 बुलडोजर के माध्यम से जो है तमाम अतिक्रमण के एरिया को खाली करवाया गया। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है जेसीबी की मदद से और तमाम जो एमसीडी की गाड़ियों की मदद से जो है यहाँ पर तमाम जो मलबा है वो हटाने का काम बिल्कुल जारी है, क्योंकि दूसरी साइड भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मस्जिद के आसपास के इलाके में ये पूरा अतिक्रमण किया गया था। उसके बाईं ओर आप देखेंगे तो क्योंकि रामलीला मैदान है और ये रामलीला मैदान काफ़ी बड़ा मैदान है जिसमें तमाम जो कार्यक्रम है वो किए जाते हैं, लेकिन उसके साथ से ही जो ये पूरा जो अतिक्रमण का एरिया है वो लगा हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो पूरी जो ये इमारत जो गिराई गई है, अभी भी आप देखेंगे कि अंदर अभी भी बर्तन मौजूद हैं। जो रेफ्रिजरेटर है वो आपको अंदर जरूर मिलेगा। तो क्योंकि बीती रात जिस तरीके से ये पूरी एमसीडी की कार्रवाई हुई, उसके बाद जो है यहाँ की व्यवस्था थोड़ी सी बदल गई, क्योंकि जो अराजक तत्व थे, शरारती जो तत्व थे, उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की है और ये माना जा रहा था कि कई पुलिस वाले जो है इस कार्रवाई के अंदर घायल भी हुए हैं, जिसके बाद जो है इस इलाके के आसपास की जो पूरी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ देखेंगे कि किस तरीके से सुरक्षा बलों को भी यहाँ पे तैनात कर दिया गया है, ताकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सक्रिय रहे, किसी प्रकार की व्यवस्था में बदलाव ना आए। दिल्ली पुलिस की जो बैरिकेटिंग है वो लगातार करीबन 500 मीटर दूरी पर जो है वो कर दी गई है, ताकि यहाँ पर जिस तरीके की जो व्यवस्था रात में बिगड़ी वो जो है इस व्यवस्था ज़्यादा खराब ना हो। और अभी जो है क्योंकि यहाँ पर लगातार एमसीडी की तरफ से जो है बुलडोजर के माध्यम से तमाम जो मलबा जो है वो हटाया जा रहा है, ताकि अतिक्रमण का जो पूरा इलाका है इसको खाली करवाया जा सके। फैज़-ए इलाही मस्जिद के आसपास जो है लगातार मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोज़र के ज़रिए जो है लगातार जो तमाम जो मलबा है उसको उठाने की कोशिश जो है की जा रही है। ये पूरा जो आप देख सकते हैं कि सामने ये फैज़-ए इलाही मस्जिद जो है आपको देखने को मिल रही होगी, और उसके आसपास क्योंकि ये लगातार बड़ा अतिक्रमण था जिस पर एमसीडी जो है वो लगातार यहाँ के जो लोग हैं उनसे ये अपील कर रही थी, नोटिस भी दे चुकी थी कि आप जो है समय रहते जो है अपने अतिक्रमण को हटा लीजिए। लेकिन क्योंकि जैसे ही देर रात जब एमसीडी का बुलडोजर यहाँ पहुंचा और उसके बाद से ही कुछ अराजक तत्व जो है कुछ संख्या में आते हैं, उसके बाद जो दिल्ली पुलिस है उस पर पत्थरबाजी करने के एमसीडी के जो कर्मचारी होते हैं उस पर पत्थरबाजी करने की कोशिश करते हैं, और इस पूरी कार्रवाई में जो है दिल्ली पुलिस जो है कई लोग हिरासत में लेती है। आप मेरे सामने देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरी जो बैरिकेटिंग जो है सुरक्षा बलों के द्वारा, उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है वो लगातार की जा रही है, ताकि यहाँ की जो पूरी व्यवस्था है वो ना बिगड़े, क्योंकि जो पूरा जो इलाका है, आसपास का जो इलाका है वो थोड़ा मुस्लिम कम्युनिटी से भरा हुआ है। और ऐसे में क्योंकि लगातार एमसीडी और दिल्ली पुलिस यहाँ के जो धर्म के जो लोग थे उनको भी ये बार बार कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लीजिए और तमाम अपने लोगों से कहिए कि अतिक्रमण हटा लें। लेकिन जिस तरीके से कल देर रात जब एमसीडी के 32 बुलडोजर यहाँ पहुंचते हैं और इसके आसपास के जो इस मस्जिद के आसपास के इलाके में जो हो रहे अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता है और उसके बाद जो है मामला बढ़ता है। लेकिन अभी क्योंकि सुबह हो चुकी है और अभी जो ये मामला है वहाँ पे दिल्ली पुलिस के द्वारा पूरे मामले को कंट्रोल कर लिया गया है, माहौल अभी सामान्य है और मलबा हटाने का काम जो है वो जारी है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।
बुलेटिन में अगली खबर पटना से। तेजस्वी यादव की प्रस्तावित यात्रा को लेकर बिहार सरकार के मंत्री नारायण प्रसाद ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव जो सपना देख रहे थे कि 18 नवंबर को सरकार बनाएंगे, वह सपना चकनाचूर हो चुका है। मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव क्या करते हैं क्या नहीं करते, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। नारायण प्रसाद ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव इससे पहले भी 6 महीने की यात्रा पर निकले थे, जिसका नतीजा जनता ने देख लिया है। उन्होंने राहुल गांधी की बिहार यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसका जवाब जनता ने चुनाव में सबक सिखाकर दे दिया है। क्या नहीं करेंगे, जनता ने तो उनका बढ़िया से जवाब दे दिया है। सपना देख रहे थे 18 नवंबर को मुख्यमंत्री का, विपक्ष लायक भी नहीं रहा। विपक्ष में बैठने के लिए दूसरे सहयोगी दलों को सहयोग लेना पड़ रहा है, तो उनकी बात क्या करना। जो नवी फेल हो वो राजनीति में उच्चस्थ पद पर जाना चाहता है, तो उसके लिए कर्म भी होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए, व्यवस्था भी होना चाहिए। ये सब चीज़ उनको देखना है, वो समझे। यात्रा पर भी निकलने वाले यात्रा अब जनता के बीच जाएंगे जिस तरीके से, तो क्या जाएंगे क्या नहीं किए, यात्रा तो निकलबे किए थे। पिछला चुनाव से पहले 6 महीना तो यात्रा ही किए थे, हाथ डोलाते थे, लोगों ने समझा उनको। हम धन्यवाद देती हैं मातृशक्ति का, जिन्होंने उनको उनके चरित्र को समझा और बढ़िया से जवाब दिया। राहुल गांधी जोड़ी बना के चले थे, मोदी को गाली दे रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री को। जो अपने देश के प्रधान को गाली दे, कैसा व्यक्ति हो सकता है, स्वयं आप लोग सोचिए, सोचने की बात है। उसके विषय में आगे कुछ नहीं कहें। नशे के कारोबार को लेकर सूरत पुलिस की एसओजी टीम ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। पर्वत पाटिया इलाके के पोलारी शॉपिंग सेंटर में फूड टेस्टिंग लैब की आड़ में चल रही ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है, जहां हाई प्योरिटी क्रिस्टल मेफेड्रोन यानी एमडी ड्रग्स तैयार की जा रही थी। मामले की शुरुआत 1 जनवरी को अमरोली से एक युवक को एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किए जाने के बाद हुई, जिसकी पूछताछ में खुलासा हुआ कि ड्रग्स सूरत के भीतर ही बनाई जा रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने लैब से ड्रग्स निर्माण में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरण और खतरनाक केमिकल्स बरामद किए हैं। पुलिस ने लैब टेक्नीशियन समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड लंदन से नेटवर्क संचालित कर रहा था। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। केस किया था अमरोली में 232 ग्राम का, और उसमें जो वांटेड आरोपी थे खुशहाल राणपरिया, भरत भाई लाठिया, उनको कल पकड़ा। तो उन्होंने बताया कि ड्रग्स बनाने का काम ब्रिजेश बालोड़िया जो व्यक्ति है वो करता था। वो मास्टरमाइंड है और बीएससी केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, एकर कंपनी में काम करता है। और जो लैब है उसका नाम है डिक्रिया फूड एंड फार्मा एनालिसिस लैब, जो पर्वत पाटिया पे स्थित पालोडियम मॉल में स्थित है। वहाँ पे रेड की गई तो पूरा सेटअप मिला। वो 2 महीने से यहाँ बनाता था। वो लोग इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सोशल मीडिया पे ड्रग्स बेचने का काम करते थे। एक वांटेड आरोपी जो लंदन में, उसका नाम है जनक जागाड़ी, और वो वहाँ से इनको गाइड करता था और कहाँ पे सप्लाई करना ये उनको पता था। ऐसे पूरा जो ड्रग बनाने का फैक्ट्री है वो झड़पा गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। धन्यवाद।